आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। स्टडी विद सैम। मैं डॉक्टर समीक्षा और आज राजनीतिक विचारधाराओं के अगले क्रम में जिस विचारधारा का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद एक दर्शन के रूप में भी, एक सिद्धांत के रूप में भी और विचारधारा के रूप में भी हम इसको अध्ययन करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिवाद है क्या, व्यक्तिवाद का विकास कैसे हुआ, व्यक्तिवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, व्यक्तिवाद को समर्थन देने के लिए जो उसके समर्थक हैं वो क्या क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं और अंत में हम इसकी आलोचनाओं के साथ व्यक्तिवाद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्यक्तिवाद है क्या। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य से संबंधित जिन भी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं उसको हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और व्यक्ति के संबंधों को लेकर के विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है और कोई उनमें से राज्य को प्रमुखता देता है तो कोई कहता है व्यक्ति प्रमुख है, राज्य गौण है। तो इस तरह राज्य और व्यक्ति के संबंधों को लेकर के विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। राज्य और व्यक्ति का संबंध होना कैसा चाहिए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो स्वतंत्रता का परिचायक होता है, यानी व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और राज्य जो होता है वो शक्ति का परिचायक है। इस समाज में शक्ति भी है, इस समाज में व्यक्ति भी है और राज्य भी है और दोनों में अपने अपने गुणों को लेकर के अंतर्द्वंद संघर्ष हमेशा विद्यमान होता है। अर्थात व्यक्ति चाहता है कि अधिक स्वतंत्रता उसको प्राप्त हो और राज्य चाहता है कि उसको अधिक से अधिक शक्ति मिले। तो राज्य के और व्यक्ति के संबंधों को लेकर के ही ये सारी विचारधाराएं जो है वो प्रचलित है। व्यक्तिवादी विचारधाराओं को समझने से पहले हम एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण के रूप में इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। व्यक्ति यानी व्यष्टि यानी एक, वहीं पर राज्य यानी समष्टि यानी व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्तिवाद जो है वह व्यक्ति पर केंद्रित विचारधारा है। ये ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को प्रधान समझता है, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देता है और इस तरह से व्यक्तिवाद मूलतः व्यक्ति के पर केंद्रित विचारधारा है। यहाँ पर अगर हम व्यक्तिवाद का आशय अगर समझना चाहें तो राज्य और व्यक्ति के द्वंद्व में व्यक्तिवाद व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता है, व्यक्ति को बड़ा मानता है, व्यक्ति को प्रधानता देता है। व्यक्ति साध्य है और व्यक्ति का विकास ही उसका परम लक्ष्य है। राज्य तो महज व्यक्ति के हितों को साधने वाला साधन मात्र है। राज्य तो वह वाहन के समान है जिसमें बैठ करके व्यक्ति जो है वो नित्य नए प्रगति की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं, कुटुंब, जाति, समाज, राष्ट्र, राज्य, ये सब व्यक्ति के लिए ही बनी है और व्यक्ति के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, ऐसा विचारक मानते हैं। व्यक्तिवाद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? व्यक्तिवाद जो है वो अंग्रेजी के इंडिविजुअलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। इंडिविजुअल, स्वतंत्र। इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो फ्रांसीसी विचारक डी टॉकविल ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में किया था। अगर हम देखें कि व्यक्तिवाद विचारधारा है
तो वह एक आर्थिक विचारधारा है और एक राजनीतिक विचारधारा भी है, जो राजनीतिक विचारधारा के रूप में व्यक्ति को सभी कार्यों का केंद्र बिंदु मानती है, व्यक्ति को स्वतंत्रता का समर्थन करती है और कहती है कि राज्य का कार्यक्षेत्र कम से कम होना चाहिए। व्यक्तिवाद एक आर्थिक विचारधारा के रूप में मुक्त व्यापार का समर्थन करती है, यानी राज्य का व्यक्ति पर कोई नियंत्रण न हो, न ही उसके कार्यों पर, और व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस तरह से व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के चलने वाली एक विचारधारा है। अब बात आती है कि व्यक्तिवाद का विकास कैसे हुआ, व्यक्तिवाद का उदय कैसा हुआ। विचारक मानते हैं कि व्यक्तिवाद एक आधुनिक विचारधारा है और इसका जो जन्म है वो आधुनिक युग में पूंजीवाद के उदय के साथ हुआ। प्राचीन युग में, या हम कह सकते हैं मध्य युग में, व्यक्तिवादी विचारधारा का कोई प्रतिपादन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रहा था और व्यक्ति जो था राज्य की ओर से जो मर्यादाएं लगाई गई थी, उन्हीं मर्यादाओं, उन्हीं अनुशासन से संचालित होता था। उस समय जो सोफिस्ट विचारक थे वो उन्होंने कुछ व्यक्तिवादी विचार प्रस्तुत किए, लेकिन उस समय के जो विचारक थे सुकरात और प्लेटो, उनके तर्कों के समक्ष उनके पांव टिक नहीं पाए। मध्य युग में भी इस बात पर विवाद होता रहा कि व्यक्ति पर धर्म का अधिक नियंत्रण होना चाहिए या राज्य का। संभवतः पहला व्यक्तिवादी वह था जिन्होंने धार्मिक सर्वसत्तावाद का विरोध किया, और इस सुधारवाद के युग में जो बात सामने निकल करके आई वो ये कहता है कि व्यक्ति को धर्म ग्रंथों तथा ईश्वर की आज्ञाओं पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धि के अनुसार उनकी आज्ञाओं को, उनके विवेक को मानना चाहिए, अर्थात पोप की आज्ञा अनुसार नहीं। इस प्रकार एक धार्मिक व्यक्तिवाद का जन्म हुआ और सने सने इसी धार्मिक व्यक्तिवाद ने राजनीतिक व्यक्तिवाद की प्रेरणा दी। राजनीतिक विचारक, जिसमें मॉन्टेस्क्यू और लॉक आदि विचारक थे, जिन्होंने निरंकुश राजतंत्र को आलोचना की और उसकी जगह उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्वता प्रदान की। उसके बाद आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति हुए, बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई और इस तरह व्यक्तिवाद फलने फूलने लगा। इसी समय जो विचारक थे एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जिन्होंने मुक्त व्यापार लेज़र-फेयर नीति को समर्थन दिया। वो कहते थे कि राज्य का व्यापार पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और इस तरह से राज्य को, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वहीं पर मील जैसे विचारक उत्पन्न हुए जिन्होंने ऑन लिबर्टी में राज्य की से व्यक्ति को अधिक स्वतंत्र बनाने का वो पक्षधर था। इस तरह से मील ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में जितने अच्छे ढंग से मानवीय स्वतंत्रता को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन किया, विचारों की अभिव्यक्ति का शायद इतना सशक्त जो प्रतिपादन है या समर्थन है, इसके पूर्व किसी भी विचारकों ने नहीं किया। व्यक्तिवाद की एक लहर चलने लगी और फिर मंच पर आए हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवाद के सबसे प्रबल समर्थक माने गए। उन्होंने अपनी 2 पुस्तकों मैन वर्सेस स्टेट और सोशल स्टैटिक्स में उसने राज्य पर तीव्र प्रहार किया, राज्य को एक बुराई बतलाया
लेकिन आवश्यक बुराई। उसने यह घोषणा की कि राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यंत सीमित होना चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिवाद सनह सनह व्यक्तिवाद का उदय हुआ। आइए हम देखते हैं व्यक्तिवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। व्यक्तिवाद की विशेषताओं में सबसे पहली बात कहता है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। क्योंकि जितने भी हम लोगों ने संस्थाओं का निर्माण किया है, परिवार, कुटुंब, जाति, धर्म, समाज, राष्ट्र, ये सब हमने अपने ही हित के लिए बनाया है और इन संस्थाओं के बिना, इन व्यक्ति के बिना इन संस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा कहता है राज्य एक आवश्यक बुराई है। उन्होंने राज्य को आवश्यक बुराई बतलाया। वो कहता है कि राज्य बुरा जरूर है, लेकिन उसके बिना व्यक्ति का काम नहीं चल सकता, इसीलिए राज्य को एक आवश्यक बुराई है। और स्पेंसर ने कहा कि राज्य का अस्तित्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि अपराध का अस्तित्व है। इस तरह से व्यक्तिवाद ने राज्य को एक आवश्यक बुराई बतलाया। दूसरा वो कहता है कि राज्य के क्या कार्य होना चाहिए। यहाँ पर विचारक राज्य को समाप्त करने के पक्षधर नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित कर देना चाहिए। फ्रीमैन कहते हैं कि सबसे अच्छा शासन वह है जो कम से कम शासन करे। इस तरह से यहाँ पर स्पेंसर ने कहा कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए। उद्योगों का संचालन नहीं करना चाहिए, नई बस्तियाँ नहीं बसाना चाहिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता नहीं करना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करना चाहिए। ये सब कार्य व्यक्ति स्वमेव कर लेगा। उन्होंने कहा कि राज्य को किन कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए, तो वो कहता है कि बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, समाज में शांति बनाए रखना। और वह कहता है कि राज्य के भीतर जो अनुबंध हुए हैं उन अनुबंध का व्यक्ति द्वारा सही ढंग से पालन हो, इस बात की निगरानी करने का कार्य राज्य को करना चाहिए। चूंकि स्पेंसर उग्र व्यक्तिवादी था, इसीलिए उन्होंने राज्य के कार्य क्षेत्र में दो और कार्यों को जोड़ना चाहता था। पहला, अपाहिज, अनाथों, असहाय लोगों की मदद राज्य द्वारा की जानी चाहिए। और दूसरा वो कहता है प्राकृतिक जो प्रकोप आते हैं, महामारी आती है, अकाल आते, बाढ़ आते, भूकंप आते हैं, इन सब चीज़ों से भी राज्य को रक्षा करना चाहिए। यानी राज्य को कोई रचनात्मक कार्य करने की अनुमति जो है यहाँ पर नहीं दी गई है। फिर आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य से अधिक आवश्यक बतलाया। व्यक्तिवादी विचारकों ने व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की बात कही है और इसका समर्थन मील ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में किया, जिसमें कहा कि विचारों की स्वतंत्रता और दूसरा कार्यों की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया। वो मानते हैं कि व्यक्ति के विचारों को दबाया नहीं जाना चाहिए। इतिहास गवाह है, सुकरात, गैलीलियो, जीसस क्राइस्ट, ब्रूनो ऐसे विचारक जिन्होंने उस समय की समाज में चल रही परंपराओं का विरोध किया, उसको गलत ठहराया, पर समाज के लोगों ने उनको चुप करा दिया। किसी को विषपान, किसी को सूली पर लटकाया, किसी को मृत्यु दंड दे दी, पर बाद में इन्हीं के द्वारा कहे गए विचार सही थे और बाकी पूरा समाज गलत था। आज उन्हीं विचारों को हम लेकर के चल रहे हैं। तो मील ने यही कहा है कि इतिहास गवाह है कि हर एक व्यक्ति के विचारों को सुना जाना चाहिए, उनके विचारों को दबाया नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और मील ने इस बात का बहुत पुरजोर समर्थन किया। व्यक्तिवाद आर्थिक क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात करता है। व्यक्तिवाद कहता है कि मुक्त प्रतिस्पर्धा तथा मांग और पूर्ति के नियम से उन्मुक्त संचालन से वस्तुओं के गुणों में सुधार आता है। इसीलिए राज्य का नियंत्रण उद्योग धंधों पर नहीं होना चाहिए।
और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारों में भी राज्य के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। यादवौम्य की नीति यानी लेजिस्फेयर के समर्थक थे, जो व्यक्तिवादी विचारक थे, वो कहते थे कि उन्मुक्तता का सिद्धांत, उन्मुक्त छोड़ दो, अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली को उन्मुक्त छोड़ दो और इससे ही जन कल्याण संभव है। इस तरह से ये सारे जो विशेषताएं हैं वो व्यक्तिवाद की विशेषताओं के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। फिर आता है कि व्यक्तिवाद का आधार क्या है, इसमें क्या तर्क जो है विचारकों के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहला नैतिक तर्क, ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी क्षमता होती है और अपनी योग्यता के अनुसार उसको ऊपर उठने दीजिए। राज्य का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक का पूर्ण विकास होना चाहिए। इसके लिए उसे व्यक्ति की सुरक्षा के अतिरिक्त, जिसका वह स्वयं प्रबंध नहीं कर सकता, अन्य किसी प्रकार का कार्य राज्य द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा व्यक्तिवादी विचारक हमबोल्ट कहते हैं। दूसरा, आर्थिक तर्क देने वाले कहते हैं कि आर्थिक प्रगति पर भी समाज का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता देने की बात कही है और वो कहते हैं कि जितना व्यापार मुक्त होगा उतना समाज का कल्याण होगा, राज्य का विकास होगा। इसीलिए आर्थिक जो विचारक है वह भी व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। वैज्ञानिक या प्राणी शास्त्री क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं? इसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने सोशल स्टैटिक्स पुस्तक में राज्य की तुलना मानव के शरीर से की। उन्होंने कहा कि प्राणी संसार में जो अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत चलता है, जिसमें हर बड़ा जीव छोटे जीव को समाप्त करने के फिराक में रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटा जीव भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है और योग्य गुणों का विकास करता है, जिसे हम मत्स्य न्याय कहते हैं, योग्यतम की जीत का सिद्धांत। और यह कि समस्त जीव जगत पर लागू होता है, यहाँ तक कि मनुष्य पर भी ये लागू होता है। इसीलिए उनको खुला छोड़ दो, जीवन संघर्ष करने के लिए उनको मुक्त छोड़ दिया जाए, क्योंकि वे स्वयं अपने गुणों का विकास कर लेंगे। ऐतिहासिक जो तर्क है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जब जब राज्य द्वारा उद्योग व्यापार पर नियंत्रण लगाने का प्रयत्न किया गया, तब तब राज्य को हानि ही हुई है। उन समाजों की प्रगति अधिक तेजी के साथ हुई जहां पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। इसीलिए ऐतिहासिकता भी इस बात का प्रमाण करती है कि राज्य को, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए अधिक से अधिक। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक में ये कहा कि विधायकों द्वारा निर्मित कानूनों से राज्य की उन्नति नहीं होती, समाज की उन्नति नहीं होती, वरन समाज में रह रहे प्रतिभावान लोगों के द्वारा कला, साहित्य, सभ्यता का विकास उन्हीं से होता है। और इसीलिए समाज को, व्यक्ति को क्या देना चाहिए? स्वतंत्रता देना चाहिए, ताकि वह अपनी प्रतिभा से समाज की उन्नति कर सके। अगला तर्क कहता है कि राज्य की अयोग्यता का तर्क। व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य ने जब जब जो कार्य अपने हाथ में लिए हैं, तब तक वह भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के कुचक्र में ही फंसा हुआ है, क्योंकि शासन में जो कार्य किसी व्यक्ति के हित में नहीं होता, इसीलिए उस कार्य के प्रति कोई उत्साह भी नहीं रहता। इसीलिए क्या कहा है कि राज्य को कार्य अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर स्पेंसर ने कहा कि अतीत का अंधविश्वास राजा को दैवी मानता था और वर्तमान का अंधविश्वास संसद को दैवी मानता है, और यह सबसे बड़ी भूल है। इस तरह से इन तर्कों के आधार पर समर्थकों ने व्यक्तिवाद को उचित ठहराया। वहीं आलोचकों के द्वारा व्यक्तिवाद की कटु आलोचना की गई, जिसमें आदर्शवादियों, समाजवादियों, मानवतावादियों ने बहुत ही तीखे प्रहार किए।
उसके अंतर्गत सबसे पहले आलोचना करते हुए कहा गया कि यह विचारधारा क्रूर और अमानवीय है, क्योंकि स्पेंसर ने जंगल के कानून को मानव जगत पर लागू कर दिया था, यानी केवल श्रेष्ठतम व्यक्ति को ही जीवित रहने का अधिकार है, जो कि कहीं भी उचित नहीं है। उसी के अंतर्गत दूसरी आलोचना करते हुए कहा जाता है कि राज्य के संबंध में भी गलत धारणाएं हैं। किस प्रकार के राज्य संबंध में गलत धारणा है कि राज्य केवल अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य अस्तित्व में आया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि मानव स्वभाव की सामाजिकता का परिणाम ही राज्य है, जो हमने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत देखा। तीसरी आलोचना इस बात को लेकर के की गई है कि स्वतंत्रता के संबंध में भी व्यक्तिवादियों की मान्यताएं गलत है। वो कहते हैं कि मनमानी करने का नाम स्वतंत्रता नहीं है। उचित वातावरण और उचित परिस्थितियों के अभाव में व्यक्ति मनचाहे कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति को स्वतंत्रता देने की बात कही है, पर ऐसा नहीं है। उचित मर्यादाओं के द्वारा भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। इसीलिए बार्कर ने मील के उस स्वतंत्रता को खोखली और काल्पनिक स्वतंत्रता कह करके संबोधित किया था। यहाँ पर व्यक्तिवाद की जो आर्थिक जो विचारधारा है, आर्थिक जो स्वतंत्रता की बात कहता है, यादवम्य नीति लेज़र फेयर, यह भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को मुक्त कर दिया जाए तो इससे विश्व में साम्राज्यवाद का तेजी से विस्तार होगा और यह भी साम्राज्यवादी नीति भी किसी भी राज्य के लिए उचित नहीं है। वहीं पर व्यक्तिवाद का जो आधार है वह भी अवैज्ञानिक है, क्योंकि वो ये कहता है कि राज्य अयोग्य नहीं है, कि हमने ये कहा कि जिस कार्य को राज्य ने अपने हाथों में लिया है उसको उन्होंने कभी सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसी सेवाएं हैं जो राज्य ही मुहैया करा सकता है, अन्य प्रकार की संस्थाएं या व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता, जैसे बैंकों का संचालन करना, डाक संचार की व्यवस्था करना, रेल यातायात की सुविधा, ये राज्य के ही बस की बात है, ये व्यक्ति के स्वयं के बस की बात नहीं है। उसी प्रकार कहा जाता है कि सभी व्यक्ति अपना भला बुरा नहीं समझते। आलोचक ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति को मुक्त छोड़ दो, सबको खुली छूट दे दो, तो हर व्यक्ति अपने आप में इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। उसको उचित वातावरण जब तक ना दिया जाए वह अपना सर्वांगीण हित करने में सक्षम नहीं है। उसी प्रकार आलोचक कहते हैं कि व्यक्तिवादियों ने जो ऐतिहासिक तर्क दिया वह भी गलत है। वो कहता है कि जिन राज्यों में व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई वही राज्य अधिक प्रगतिशील है, ऐसा उचित नहीं है। संसार में इतिहास इन उदाहरणों से भरा पड़ा है, चाहे फ्रांस में नेपोलियन हो, रूस में लेनिन हो, चाहे बिस्मार्क का जर्मनी में, जिन्होंने बहुत ही बेहतर शासन व्यवस्था के द्वारा राज्यों को समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाया। तो इस तरह से आलोचकों ने व्यक्तिवाद की घोर आलोचना की है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि व्यक्तिवाद एक अनैतिक, एक अवैज्ञानिक, अतार्किक और अत्याचारी विचारधारा है। आलोचकों ने जो भी तर्क यहाँ प्रस्तुत किए हैं व्यक्तिवाद को लेकर के, वो 100% सही नहीं है। हम इस कड़वे सच से इनकार नहीं कर सकते संसार में कि शक्तिशाली की विजय का जो सिद्धांत आज भी संसार में लागू है, और इसलिए भी चाहे हम राज्य की वृद्धि और विकास की चाहे कितनी भी बात क्यों ना कर ले, उस सब के परे होकर के व्यक्ति की स्वतंत्रता परम आवश्यक है। इस बात को हम भूल नहीं सकते। व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, तभी व्यक्ति का बेहतर विकास संभव है। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे मैं इसके संबंध में राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर के, जिसके अंतर्गत आदर्शवाद है, समाजवाद है एवं अन्य जो विचारधाराएं हैं, वो मैं अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊँगी। धन्यवाद साथियों।